ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ 2024 का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह वर्ष, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। चूँकि बाकी जो है वो मासिक राशिफल, साप्ताहिक, गोचर इत्यादि पे चर्चा पूरे वर्ष होती रहती है, मुख्य मुख्य घटनाओं पर, ज्योतिषीय घटनाओं के ऊपर। लेकिन एक वर्ष का सारांश कि किस प्रकार का यह वर्ष रहने वाला है, कहाँ कहाँ मुख्य कौन सा क्षेत्र है जो शुभ प्रभाव में रहेगा, कौन सा क्षेत्र है जो अशुभ प्रभाव में रहेगा, जहां आपको पहले से तैयारी करनी चाहिए या ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार की सावधानी बरतें, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है एक सारांश के रूप में 2024 के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ। और नए दर्शक जो हैं उनको बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर है। आपका जो वास्तविक प्रभाव पड़ता है वो आपकी कुंडली किस प्रकार की है, इस समय वर्तमान में या 2024 में आप किस महादशा से, किस अंतर्दशा से, किस प्रत्यंतर दशा से गुजरेंगे, परमानेंट कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, उस पर निर्भर करता है। लेकिन एक संभावना किस प्रकार की जो है वो दर्शा रहा है यह वर्ष आपके लिए मोटा मोटी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर दृष्टि डालेंगे। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। राशिफल मैं अलग से दे रहा हूँ। इसके अलावा सफलता के सूत्र नाम से मैं अलग से वीडियो दूंगा सभी राशियों के लिए अलग से, उसे आप देखेंगे। शनि का 2024 में अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव होगा, उस पर एक वीडियो अलग से दूंगा। और राहु केतु का प्रभाव 2024 में किन किन राशियों पर किस प्रकार का होगा, उस पर वीडियो भी मैं अलग से देने वाला हूं। लगेगा 15-20 दिन, महीने का समय लगेगा सारे वीडियो आने में, लेकिन उन चीज़ों पर मैं चर्चा करने वाला हूं। अभी फिलहाल एक एक करके राशियों का सारांश क्या है, चाहे वो विवाह का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, करियर का क्षेत्र हो, संतान का क्षेत्र हो, जमीन जायदाद से संबंधित किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, या कौन सा समय एक मोटा मोटी जो है वो आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आपके राशि के लिए क्या कह रहे हैं सितारे 2024 में। कर्क लग्न राशि वालों की, जिनकी लग्न राशि कर्क है, उनके लिए 2024 किस प्रकार का रहने वाला है। सबसे पहले देखा जाए कि जो बहुत लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं, राहु, केतु, शनि, देव, गुरु, बृहस्पति, इनकी क्या स्थिति है। राहु आपके भाग्य स्थान पर पूरे वर्ष पर्यंत रहेंगे, मीन राशि में। केतु आपके तीसरे भाव में पूरे 2024 में बने रहेंगे, पराक्रम स्थान पर। देव, गुरु, बृहस्पति वर्ष के प्रारंभ में मई महीने के पहले सप्ताह तक लगभग आपके दसम भाव में रहेंगे। और शनि देव जो है पूरे वर्ष पर्यंत वक्री मार्गी होते हुए आपके अष्टम भाव में रहने वाले हैं। ये चार ग्रह जो है वो इस प्रकार से पूरे वर्ष पर्यंत आपको इन भावों को प्रभावित करेंगे। अब बाकी जो ग्रह हैं उनका गोचर अपना होता रहता है, तो किस प्रकार का प्रभाव यह वर्ष आपके लिए दर्शा रहा है, चाहे वो इनकम का मामला हो, पदोन्नति का मामला हो, या कौन सा महीना आपके लिए योगकारी है, करते हैं इसके ऊपर सारांश स्वरूप चर्चा, क्योंकि विस्तार से बात तो होती रहती है मासिक और साप्ताहिक राशिफल में। सबसे पहले इनकम की बात की जाए, आय की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि सबको चिंता उसी की अधिक रहती है। आय के लिए अगर देखा जाए तो यह वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ बेहतर रहेगा। 10-15% कुछ अच्छा परिणाम देने की संभावना यह वर्ष आपके लिए बना रहा है। भाग्य पक्ष में राहु के होने के कारण उतार चढ़ाव बना रहेगा। बेहतर हो कि केवल भाग्य भरोसे कोई काम हो, उसमें हाथ या तो ना डाला जाए या बहुत अल्प मात्रा में डाला जाए, बहुत कम मात्रा में डाला जाए, जिससे कि अगर कोई लाभ हो तो कम हो, लेकिन नुकसान हो तो भी कम हो। क्योंकि ज़्यादातर वो भी शत्रु लग्न राशि है, चंद्रमा की राशि है राहु के लिए, तो ये बहुत लाभकारी स्थिति नहीं उत्पन्न करने वाले। और कई बार जहाँ पर भाग्य भरोसे काम होगा वहाँ अप्रत्याशित अड़चनों का सामना भी करना पड़ सकता है आपको। बृहस्पति की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है, दसम भाव में है, फिर भाग्येश होकर दसम भाव में है, तो आपके लिए जो अगर देखा जाए कि पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, पदोन्नति की संभावना इस वर्ष बनेगी। और वो पहले भाग में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगभग मई तक जो है वो काफ़ी अच्छी बनी हुई है। जून और सितंबर का महीना भी आपके लिए थोड़ा पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए अनुकूल रहेगा। लेकिन बृहस्पति के कारण शुरू में, उसके बाद सूर्य मंगल के प्रभाव से अगर मैं देखूं तो फरवरी, मार्च, अप्रैल
और जून, सितंबर, अक्टूबर का महीना आपके लिए योगकारी बनने वाला है, जिसमें पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, पदोन्नति की संभावना आपके लिए बन रही है। आय ठीक ठाक रहेगी, आपकी इनकम अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो केवल भाग्य भरोसे जहां काम होने हैं उसमें कुछ अड़चन कठिनाई आपको आ सकती है, या वहां पर निवेश करने से आपको बचना चाहिए। अन्यथा यह वर्ष इनकम के दृष्टिकोण से ठीक है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावना यह वर्ष बना। हालांकि शनि की नीच दृष्टि भी दशम भाव पे रहेगी, तो कहीं शनि की दशा अंतर्दशा हुई तो कुछ दिक्कत आपको महसूस हो सकती है, शनि या राहु अगर प्रभावित करेंगे। अन्यथा यह वर्ष आपको उन्नति देने वाला दिखाई दे रहा है। विवाह के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो शनि आपके लिए सप्तमेश हैं और यह अष्टम भाव में आपके लिए बने रहेंगे पूरे वर्ष पर्यंत। समय अगर ऐसे देखा जाए तो सामान्य स्थिति उत्पन्न कर रहा है, लेकिन मई के बाद यह थोड़ा और शुभ हो जाएगा। तो जो लोग अविवाहित हैं, विवाह करने की सोच रहे हैं, उनके लिए मई के बाद का जो समय है वह आपके लिए योगकारी बन रहा है, अधिक योगकारी बन रहा है। उसके साथ साथ पूरे वर्ष के प्रारंभ में जनवरी, फरवरी और फिर बाद में अक्टूबर, ये महीना भी आपके लिए कुछ योगकारी बन रहे हैं, जिसमें विवाह से संबंधित बातचीत, चर्चा या बहुत से लोगों का विवाह इस दौरान हो सकता है। ऐसे योग जो है वो कुंडली बना रहे हैं, एक कुंडली में योग बना रहे हैं। एक चीज़ दिखाई दे रही है इस वर्ष में कि मई के बाद जिनका विवाह होगा वो हो सकता है कि वो आपके पसंद का ना हो, आपको कुछ कंप्रोमाइज करना पड़े। कई बार होता है कि हम घर परिवार समाज या अपनी भावनाओं को रोक करके दूसरी परिस्थितियों के प्रभाव में आकर के हम विवाह कर लेते हैं, परिस्थिति के वशीभूत होकर के हम निर्णय ले लेते हैं। तो ऐसा होने की संभावना बहुत से लोगों के साथ होगी कि आप अपने मन से या कुछ अनमने ढंग से विवाह बंधन में आप जाएं, बहुत पसंद चीज़ें ना हों उसके बावजूद आप जो है वो विवाह करें, चाहे आप लड़का हो लड़की हो। लेकिन इस तरह की संभावना बन रही है कि आप अपने पसंद का विवाह ना करें, बल्कि अनमने ढंग से या दूसरों के प्रभाव में आकर के कुछ कंप्रोमाइज करके आप जो है वो निर्णय लें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष बिल्कुल अच्छा नहीं है, और जिन लोगों के लिए यह वर्ष ही नहीं है, कुछ पीछे समय से भी गड़बड़ चल रहा है और अभी शनि अष्टम में है, तो ये पूरा वर्ष जो है वो काफ़ी संवेदनशील है कर्क वालों के लिए। अगर शनि की 7.5 जो है वो अगर आपके लिए होती है इस दौरान, मगर जैसे आपकी जो चंद्र राशि है, चंद्रमा यदि परमानेंट कुंडली में मकर राशि के हों या विशेष करके कुंभ राशि के हों, तो ऐसे लोगों को बहुत सावधानी, क्योंकि कुंभ राशि में होने का मतलब है कि आपका जो लग्नेश है वो जन्म के समय भी अष्टम में है, और शनि भी उस समय भी अष्टम में और इस समय भी अष्टम में है। तो जिनकी लग्न राशि कर्क है और चंद्र राशि कुंभ है, उनके लिए यह वर्ष थोड़ा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज़्यादा संवेदनशील जो है वो बन जाएगा। अगर उसी में शनि की दशा अंतर्दशा हुई तो इसकी संवेदनशीलता थोड़ी और इंक्रीज कर जाएगी। दशा अंतर्दशा किसी प्रतिकूल ग्रह की नहीं है, 7.5 भी नहीं है, तो छोटी मोटी समस्या तब भी शनि प्रभावित करते हैं। अष्टम के शनि बहुत अच्छे नहीं माने जाते, प्रभावित करते हैं। तो आपका स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं संतान प्राप्ति के लिए। संतान प्राप्ति के लिए भी देखा जाए तो शनि की दृष्टि, दशम दृष्टि जो है आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। तो शनि की दृष्टि कर्क राशि में और पंचम भाव में शत्रु राशि होने के कारण संतान प्राप्ति के लिए यहाँ भी यह बाधा उत्पन्न आपके लिए करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई संतान प्राप्ति के लिए योजना बनाना हो, आप चाहते हो कि उसके लिए हम प्लानिंग करें कि किस महीने में जो है वो करना चाहिए, तो उस दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो मई के बाद विशेष रूप से जून और जुलाई का जो महीना है वह थोड़ा अनुकूलता लिया हुआ है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर परमानेंट कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी ना हो या पंचम भाव पर जन्म के समय भी शनि की दृष्टि हो या राहु केतु हो, तो थोड़ी सावधानी अधिक बरतें और अति आवश्यक ना हो तो थोड़ा उसको और अवॉइड करें, या शनि जब वक्री अवस्था में हो तब प्रयास करें, या जो मैंने महीना बताया है उस महीने में आपको प्रयास करना चाहिए, तभी जा कर के
चीज़ें बेहतर होंगी। गर्भवती महिलाओं के लिए भी शनि थोड़े कष्ट दे सकते हैं, तो आपको थोड़ा संतान के मामले में सावधान रहना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में के लिए अगर मैं देखूं तो यहाँ भी कुछ कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। कठिनाइयों के साथ सफलता का योग है, और बहुत से कर्क लग्न के लोग अपनी जो पढ़ाई है उसकी दिशा बदल सकते हैं। कई बार होता है ना कि आपने MBA में लिया, फिर मूड बदल गया कि नहीं अब ये नहीं करेंगे, अब ये करेंगे, अब तो या कुछ कोई और स्ट्रीम में स्टडी कर रहे हैं, फिर आपका मूड चेंज हो गया, फिर आपने कोई और स्टडी में लाइन में हाथ डाल दिया। तो ऐसे बहुत से लोगों के लिए यह स्थिति बन सकती है कि आप जो है अपने शिक्षा की दिशा बदलें, या जो कर रहे हैं उसको छोड़कर कुछ और करने का प्रयास आप करने लगें। तो एजुकेशन के लिए अधिक प्रयास करना होगा, तब जा कर के आपको थोड़ी सफलता मिलेगी कुछ कठिनाइयों के साथ। उच्च शिक्षा के लिए, सुदूर जा कर के ज्ञान प्राप्ति के लिए यह समय कुछ अनुकूलता लिया हुआ आपके लिए रहेगा। व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ, अचानक धन प्राप्ति की संभावना भी बन रही है। थोड़ा सा बीच में बता दूं, ऊपर छूट गया था, अभी ध्यान आ गया। जमीन जायदाद जो लोग खरीदना चाहते हैं, कल कोई कस्टमर का देखा, क्षमा करिएगा, किसी का दर्शक का जो है वो आया था मैसेज, मैंने देखा कि खरीदने के लिए आप बताते हैं, बेचने के लिए कोई बहुत योग देखने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, कई बार आपकी प्रॉपर्टी अटक जाती है तो क्यों अटक रही है वो देखना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन बेचने के लिए नहीं। ज़रूरी होता है कि हम खरीदें, और विशेष करके जहाँ हमें जाके निवास करना हो तो वो देखना आवश्यक होता है। इसीलिए इसको महत्वपूर्ण मानते हुए मैं इस सेक्शन को कवर कर रहा हूँ कि खरीदें कब, क्योंकि खरीदना ज़्यादा अनिवार्य है ना। उसका आप उपभोग करेंगे, या तो आप उससे आय जनरेट करेंगे, या उसे आप इन्वेस्टमेंट के रूप में लेंगे, या वहाँ पे आप जाके रहेंगे, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए खरीदने पर ही मैंने फोकस किया हुआ है। बेचने को तो आप कभी भी बेचिए, जब आपको लाभ मिल रहा हो बेच दीजिए। तो ज़मीन जायदाद के मामले में अगर मैं देखूं तो आपके लिए खरीदने के दृष्टिकोण से मई, जून, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इधर मई जून फर्स्ट हाफ में, और उधर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का महीना आपके लिए थोड़ा योगकारी है। उस दौरान आप चाहें तो ले सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। किसी खराब ग्रह की दृष्टि या प्रभाव इस समय इस दौरान नहीं है। जो वर्ष का प्रारंभिक हिस्सा मैंने बताया कि सभी लोगों के लिए आंशिक काल सर्प योग का रहेगा। आपके लिए यह भाग्य स्थान और तीसरे भाव से बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक तो करीबी लोगों से लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, अति आवेश में कोई काम मत करिए, तनाव ना हो, किसी से वाद विवाद ना हो, इसका ध्यान रखना है। दूसरे, भाग्य भरोसे केवल कोई काम ना करिए, हो सके तो शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीज़ों से, या जहां केवल भाग्य भरोसे कहीं निवेश करना हो तो आप ज़रूर करिए। यह वर्ष परिश्रम का है, बुद्धि का है, समर्पण का है। इस वर्ष में आप बुद्धि के बल पर जो चीज़ आय अर्जित करना चाहेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। परिश्रम के बल पे जो आप चीज़ अर्जित करना चाहेंगे उसमें आपको काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। लेकिन परिश्रम और बुद्धि का प्रयोग नहीं, केवल भाग्य भरोसे कोई चीज़ आप जो है आय प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पर सफलता संदेहास्पद रहेगी, या बहुत कम संभावना रहेगी कि आपको सफलता मिले। तो इस प्रकार का पूरा यह वर्ष जो है वो एक लमसम में दिखाई दे रहा है। वर्ष में शुभता का अगर मैं प्रभाव की बात करूं कि यह वर्ष कितना शुभ रहने वाला है, तो 65% जो है शुभता इस वर्ष में आपके लिए है। सबसे संवेदनशील क्षेत्र इस पूरे वर्ष में अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वो हेल्थ का दिखाई दे रहा है। अगर स्वास्थ्य ठीक रहा तो सब कुछ ठीक रहेगा। अगर इसके क्या करें उसके लिए उपचार या क्या और चीज़ों में जहां कठिनाई है उसको नियंत्रित करने के लिए, उसके लिए मैं सफलता के सूत्र 2024 का अलग से वीडियो दूंगा, उसको आप मेरे चैनल पर आप अवश्य देखिएगा। इसमें मैंने चर्चा की अलग अलग क्षेत्रों में कि आप कहां कहां आपको सावधानी रखना है और कौन कौन से महीने आपके लिए योगकारी हैं। तो यह था 2024 के लिए आपके ग्रहों का सारांश, किस प्रकार का परिणाम मिलने की संभावना ग्रह बना रहे हैं। आपका आने वाला वर्ष 2024 खूब बढ़िया बीते, खूब अच्छा हो, शुभ हो, और आपके लिए आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य में वृद्धि करने वाला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होती रहेगी आपसे इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।